अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने इसमें मारफा की अक़साम के हवाले से इसमें अलम और उसकी अक़साम पढ़ी। आपको याद है कि इसमें अलम की 5 अक़साम हैं और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। ज़रा खुद आज़माई की तरफ आइए, गौर कीजिए। खिताब क्या है, खिताब और लक़ब में क्या फ़र्क है। आजकल खिताब की जगह किस चीज़ ने ले ली है, इन पर ज़रा गौर कीजिए। फिर बताइए कुनियत क्या है और तखल्लुस क्या है, उर्फ़ क्या है। उर्फ़ की 3 वजूहात भी आपको बताई थी। उम्मीद है आपको ये सब याद होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़मीर के बारे में भी हमने गुज़श्ता लेक्चर में जान लिया था, लेकिन आज हम इसमें ज़मीर खुल के पढ़ेंगे और इसकी अक़साम के बारे में जानेंगे, इसकी हालतों के बारे में जानेंगे। गोया आज का हमारा लेक्चर इसमें ज़मीर की अक़साम और इसमें ज़मीर की हालतें हैं। आइए तवज्जो से पढ़ते हैं। इसमें ज़मीर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर गौर कीजिए, ऐसा इस्म जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। इसमें ज़मीर वो, तू, मैं वगैरह। नहीं समझ आई तो इस मिसाल से आपको खुलकर समझ आ जाएगी। कोमल अच्छी लड़की है, कोमल वक्त पर पढ़ने आती है, कोमल के कपड़े साफ सुथरे होते हैं। लीजिए, हमने कोमल पर पूरी इबारत नहीं लिखी, सिर्फ 3 जुमले उसके बारे में कहे, लेकिन कोमल की बार बार तकरार ने जुमलों के हुस्न को ज़ाइल करके रख दिया है, नागवार कैफियत पैदा कर दी है। अब हम इसे इसमें ज़मीर की मदद से पढ़ते हैं। देखिए, कोमल अच्छी लड़की है, वो वक्त पर पढ़ने आती है, उसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमने कोमल की नाम की जगह पर वो और उस इस्तेमाल किए। ये इसमें ज़मीर हैं और वो जो कबाहत सी पैदा हो गई थी इबारत में, वो भी ख़त्म हो गई है। एक रवानी तसलसल और खूबसूरती सामने आ गई है। ये है इसमें ज़मीर। अब इसकी अक़साम की तरफ चलते हैं। इसकी 3 अक़साम हैं: ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी। ज़मीर फ़ाइली ऐसा इसमें ज़मीर है जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो। जैसे हमने पढ़ा था, ज़मीर नाम की जगह इस्तेमाल होता है, तो ज़मीर फ़ाइली इसकी वो किस्म है जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो। ये मैं, तू, वो वगैरह है। मिसाल के तौर पर आइए समझिए, कोमल ने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। तो कोमल की जगह पर उस आया। बुलाने वाली कौन है? कोमल। तो उसी की जगह पर उस आया, तो फाइल की जगह पर उस आया, तो ये ज़मीर फाइली है। अब इसे यूं भी हम कहते हैं, मैंने उसे बुलाया। अब मैं फाइल की जगह पर है, वो फाइल कोई भी हो सकता है। गोया इस वक्त वो एक बोलने वाला शख्स है जो अपने बारे में बता रहा है। तो ये ज़मीर फाइली जो फाइल की जगह पर इस्तेमाल हो, ऐसा इसमें ज़मीर जो फाइल की जगह पर इस्तेमाल हो। तो ज़मीर मफ़ऊली ऐसा इसमें ज़मीर जो मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मुझे, तुझे, उसे वगैरह। इस बात को समझने के लिए हम वही पहले वाली मिसाल को देखते हैं कि कोमल ने मुझे बुलाया। तो देखिए किसे बुलाया गया? मुझे। मुझे गोया मफ़ऊल की जगह पर आया है, तो ये ज़मीर मफ़ऊली है। मैंने उसे बुलाया, तो उसे बुलाया गया, उसे मफ़ऊल की जगह पर आया, तो ज़मीर मफ़ऊली ठहरा। अब हम चलते हैं तीसरी किस्म ज़मीर इज़ाफ़ी की तरफ। ज़मीर इज़ाफ़ी
ایسا اسم ضمیر ہے جو مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہو. مثلا میرا، تیرا، اس کا. اب بچوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے. مضاف کہتے ہیں کسی چیز سے تعلق رکھنے والی چیز کو. تو ایسا شخص، ایسی چیز جو کسی دوسرے سے تعلق رکھ رہی ہو وہ مضاف کہلاتی ہے، اور جس سے تعلق رکھ رہی ہو وہ مضاف الیہ ہے. اور اس مضاف سے آپ اچھی طرح آشنا ہیں. جیسے رمضان شریف میں اکثر اعلان ہوتا ہے کہ ملتان اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا. اب مضافات آپ سمجھتے ہیں مضاف کی جمع ہے. معنی کیا ہوئے؟ ملتان اور اس کے ملحقہ علاقے، ملتان اور اس سے متعلق علاقے، ملتان اور ان سے منسلک علاقے. گویا اضافت ایسا اسم ہے جو ایک کا تعلق دوسرے سے ظاہر کرتا ہے. اگر بات ابھی سمجھ نہیں آئی تو سمجھیے. یہ نور فشاں کا قلم ہے، تو قلم کا تعلق ہم نے نور فشاں سے جوڑا. اب نور فشاں مضاف الیہ ہے اور قلم مضاف ہے. یہ نور فشاں کا قلم ہے. اب اگر نور فشاں بولے گی تو وہ یہ بتائے گی یہ میرا قلم ہے. تو گویا میرا مضاف الیہ نور فشاں کی جگہ پر آ گیا. تو میرا کیا کہلائے گا؟ یہ اب ضمیر اضافی ہو گیا. یہ تھی ضمیر کی اقسام جو قواعد میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. مگر ضمیر اپنی اقسام کے علاوہ اپنی 3 حالتیں بھی رکھتا ہے. پہلی حالت ضمیر غائب ہے، دوسری ضمیر حاضر ہے، تیسری ضمیر متکلم ہے. ضمیر غائب پہلی حالت، ایسا اسم ضمیر جو ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو سامنے موجود نہ ہو، ضمیر غائب کہلاتا ہے. اب جانتے ہیں کہ غائب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سامنے نہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اگر دکھائی دے رہا ہے تو غائب نہیں ہے. تو ضمیر غائب ایسا اسم ضمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو سامنے موجود نہ ہو. یہ ہیں وہ، اس، ان، اسے، انہیں، اس کا، ان کا. تو یہ ضمیر غائب ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ضمیر حاضر کو. ضمیر حاضر ایسا اسم ضمیر ہے جو سامنے موجود کے لیے استعمال ہو. جیسے تو، تم، آپ، تیرا، تمہارا، آپ کا، تجھے، تمہارا وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو تیسری قسم ضمیر متکلم، ایسا اسم ضمیر ہے جسے بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے. جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا، مجھے، ہمیں وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ایک خاص ترتیب پائی جا رہی ہے. میں واحد کے لیے، ہم جمع کے لیے. یہی ترتیب آگے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی ترتیب سے ضمیر کی حالتیں 3 سے 6 ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو شخص ہمارے سامنے موجود نہیں، جسے ہم نے ضمیر غائب کہا، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے واحد غائب، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کے لیے جمع غائب استعمال ہوگا. اسی طرح جو ہمارے سامنے ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اس کے لیے جو ایک ہمارے سامنے ہے واحد حاضر، اور جو ایک سے زائد ہیں جمع حاضر کا لفظ استعمال ہوگا. اسی طرح وہ شخص جو بول رہا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک کی صورت میں واحد متکلم اور ایک سے زیادہ کی صورت میں جمع متکلم کہلاتے ہیں. اب آئیے ان تمام اسما کو ضمیر فاعلی، مفعولی اور اضافی کے حوالے سے ضمیر کی حالتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ضمیر فاعلی واحد غائب دیکھیے، وہ، اس. جمع غائب وہ، ان.
वाहिद हाजिर तू आप, जमा हाजिर तुम आप, वाहिद मुतकल्लिम मैं, जमा मुतकल्लिम हम। आइए अब ज़मीर की हालतों के साथ ज़मीर मफ़ऊली को पढ़ते हैं। वाहिद गायब के लिए उसे, जमा गायब के लिए उन्हें, वाहिद हाजिर के लिए तुझे, आपको, जमा हाजिर के लिए तुम्हें, आपको। इस तरह वाहिद मुतकल्लिम के लिए मुझे, हमें। और अब चलते हैं ज़मीर इजाफी की तरफ। वाहिद गायब के लिए उसका, जमा गायब के लिए उनका, वाहिद हाजिर के लिए तेरा, आपका, जमा हाजिर के लिए तुम्हारा, आपका, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मेरा, जमा मुतकल्लिम के लिए हमारा। लीजिए इसमें ज़मीर की अक़साम और हालतें आपने दोनों पढ़ ली, फिर इन दोनों को मिला के आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब इस पे मुसलसल गौर कीजिए, जो बात समझ नहीं आ रही दूसरी बार पढ़ने से, समझने से समझ आ जाएगी। और इसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इसमें मौसूल। इसमें मौसूल ऐसा इस्म जिसे जुमले के साथ मिलाए बगैर मफहूम समझ न आए। मिसाल जो, जिसे, जिन्हें, जो, कोई वगैरह। यकीनी बात है इस तारीफ से कोई मफहूम समझ नहीं आया। मैं बच्चों को इस तरह समझाया करता हूँ, ऐसा इस्म जो किसी जुमले में हवाला लाने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे मेरा कलम जो कल खरीदा था गुम हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बताना क्या था, मेरा कलम गुम हो गया। इसमें हवाले के तौर पे बात आई कल खरीदा था, और जो इसमें मौसूल ऐसा है जिसने इनके दरमियान एक तसलसल कायम करके कलम को इसमें मारफा में बदल दिया, क्योंकि जो कल खरीदा था वो मखसूस हो गया, खास हो गया। तो ये इसमें मौसूल की किस्म है। इसी बात से अब आपको याद आएगा कि मैंने इब्तदा में इसमें अलम और इसमें ज़मीर के नीचे कोई निशान नहीं लगाया था। उसकी वजह यह है कि वो बराह रास्त इसमें मारफा बनाते हैं, लेकिन इसमें मौसूल और इसमें इशारा के नीचे जंजीरे की अलामत डाली थी। उसकी वजह यही है कि जब ये साथ जुड़ते हैं तो वो चीज़ इसमें नकरा से मारफा में बदल जाती है। जैसे कलम आम था मगर कल खरीदा की वजह से और जो आ जाने से रब्त भी पैदा हुआ और इसे उसने इसमें मारफा में भी बदल दिया। इसी तरह इसमें इशारा में भी यही कैफियत पाई जाती है, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि इसमें इशारा बजाते खुद क्या है। ऐसा इस्म जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो इसमें इशारा कहलाता है। ये दो हैं, ये वो, इसकी दो ही किस्में बनती हैं। इशारा करीब जो करीब की चीज के लिए इशारे के तौर पर इस्तेमाल हो, ये या इस। आप समझते हैं कि दरमियान में खत्ते फासिल है और की अलामत नहीं है, गोया ये और इस एक ही चीज की दोनों शक्लें हैं। इशारा बईद दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है वो, उस, दरमियान में वो ही खत्ते फासिल है। बात ये है कि ये मुशार इलह के साथ इसमें इशारा मिलकर मुरक्कब इशारी बनाता है। कौन सा मुरक्कब बनाता है? मुरक्कब इशारी बनाता है। अब मुशार इलह को जानिए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे हम मुशार इलह कहते हैं। अरबी में इसे मुशारुन इलह लिखते हैं और उर्दू में हम मुशार इलह भी कहते हैं। और इसमें देखिए मुरक्कब इशारी वो लड़का, इसमें वो इशारा बईद है, लड़का मुशारुन इलह है। अब वही बात हम फिर समझते हैं कि इसे मारफा कैसे बना दिया।
5-6 लड़के सामने खड़े थे। अब लड़का क्या ये नकरा है, कोई तखसीस नहीं, कोई मखसूस नहीं, लेकिन उन सब लड़कों में से एक की तरफ हमने इशारा किया, वो लड़का। तो इस वो की वजह से ये इसमें मारफा हो गया। तो इस तरह इसमें मौसूल और इसमें इशारा दोनों किसी भी चीज को इसमें मारफा बना देते हैं। यही वजह थी कि इब्तदा में किस्मों के नामों के नीचे मैंने इनके नीचे लगाया था जंजीरे का निशान। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इसमें इस्तिफहाम, कुछ पूछने के लिए जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे इसमें इस्तिफहाम कहते हैं। मसलन कौन, कब, क्यों, कैसे, किसे वगैरह। इसका जवाब देना सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है। इसलिए और इस तरह इसमें तनकीर गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाला इस्म किसी, कुछ, कोई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो अस्मा के नीचे खत क्यों खींचा था। इन दो अस्मा के लिए खत इसलिए खींचा था कि इनमें जो हकीकत है वो ये है कि इसमें इस्तिफहाम हकीकत में हरूफ इस्तिफहाम हैं और इसमें तनकीर हकीकत में हुरूफ तनकीर हैं। ये हुरूफ हैं, अल्फाज नहीं हैं, मगर इसमें मारफा का हिस्सा बना दिए गए हैं, बनते नहीं हैं, क्योंकि सवाल करने से कोई चीज मखसूस नहीं हो रही और गैर मुअय्यन को नई किताब ने जबरदस्ती इसमें मारफा बना दिया, गैर मुअय्यन मारफा में नहीं आता। तो इस तरह इसे हम किताबी हवाले से यकीनन याद करेंगे कि हरूफ इस्तिफहाम को अब हम इसमें इस्तिफहाम कहेंगे और मारफा की शक्ल लिखेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड का पर्चा पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के मुताबिक बनता है और उसके मुताबिक चेक होता है। मार्किंग भी उसी को सामने रख के की जाती है। इसलिए इन दोनों के नीचे खत खींचा गया था, इसमें इस्तिफहाम और इसमें तनकीर। इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिए। आपकी इसमें मारफा की 4 की बजाय 6 अक़साम मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है अच्छी तवज्जो से तैयारी करेंगे और बेहतर नताइज सामने लाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।